आसिफ खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। प्रोफेसर अविनाश पारजीकर मेरे साथ हैं यहाँ पर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अविनाश जी, आपसे एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि तमाम वर्षों में आपने शिक्षा जगत में आपने तरह तरह के सुधार देखे हुए हैं। आपने एनसीएफ का कार्यकाल भी देखा होगा 2005 में, जब ये दावा किया जा रहा था कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद उसी के आधार पर जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में शामिल भी किया गया 1 अप्रैल 2010 को, और आरटीई के तहत उसमें निश्चित तौर पर ये माना गया था कि अब इसके बाद एक तरह से ये विभाजक रेखा साबित हो जाएगी। उसके बावजूद भी आज लगभग उसको लागू होने के 16 साल बाद जब इस तरह की तस्वीरें आपने देखी तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया, और ये कितनी बड़ी समस्या है, या इसको बस मान लिया जाए कि बस टेक्निकल एरर हो गया है? शुरुआत अच्छी की है और मेरा संयुक्त इस पे एक शोध पत्र भी इस पे आया था, जिसमें जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले 2005 में सर्व शिक्षा अभियान हुआ था, तो उसके आधार पर शिक्षकों पर इतना बढ़ते हिसाब से हमारा शिक्षा प्रणाली उसके कर पाती या नहीं कर पाती, इस पर कोई चिंतन नहीं किया गया। शिक्षकों पर दबाव और सिस्टम पर दबाव तो आया था, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपनी विशेषताएं हैं। आज जो हम देख रहे हैं एनटीए पर, एनटीए के बारे में देख रहे हैं, सीबीएसई के बारे में देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर किसी एक एजेंसी को कहेंगे कि इसको हटा के, तो जब तक कि आमूलचूल परिवर्तन यानी मूल्यांकन प्रणाली और दूसरा प्रश्न पत्र में की डिलीवरी में और तकनीकी, अगर ये दो कर देंगे तो सिस्टम फुल प्रूफ है। रही बात एनटीए की और सीबीएसई की, ये सारे वे मुद्दे हैं जो किसी भी राज्य, कोई भी सरकार आए, किसी भी विचार की सरकार में सुधार तो चाहती है, लेकिन क्रियान्वयन कैसे होता है वो महत्वपूर्ण है। हमारे इसमें जो स्किल बेस्ड सिस्टम का जो समावेश है, इसकी प्योरिटी समय पिछली बार 1914, अब जाके इसकी मंशा बहुत सही है, लेकिन क्रियान्वयन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको सुधार कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको हटा के तकनीकी समावेश कर देंगे तो ये व्यवस्था एकदम परमानेंटली सही हो जाएगी। जैसे आपने आईआईटी जेईई की परीक्षाओं को देखा होगा, जेईई में पेपर सीधे एनक्रिप्टेड आते हैं, सिस्टम में खुलते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे एनईटी के, तो वहां पर भी ठीक हो जाएंगे। तो जितना ह्यूमन एलिमेंट हटाएंगे उतना ज्यादा यह सिस्टम प्रभावी होगा, जो पेपर लीक की समस्याएं दूर होंगी। अब दूसरी बात यह है कि जो है वो स्कैन करके डाला, इसलिए कोई भी देख ले, लेकिन जो मूल्यांकन होता है आज सामने रहती है, तो हमको हो सकता है थोड़ा कोई उत्तर पुस्तिका ब्लर दिख रही हो, लेकिन जो मूल्यांकन सामना होगा ये है। अब इसमें ये प्रश्न आता है कि जो बच्चे हैं नीट से क्वालिफाई अच्छे परसेंटेज आ गए, लेकिन उनका सीबीएसई में 75% है, तो ये सीबीएसई का ये कंडीशन है, किसी भी बच्चे को वहां तो क्योंकि कारण क्या था कि बच्चे कोचिंग ज्यादा जाने लगे थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो इसलिए सीबीएसई ने, हमारी सरकार ने या भारत की सरकार ने यह लाया कि बच्चों को 75% उनको मार्क्स आना अनिवार्य है, ताकि स्कूल की भी महत्ता बनी रहे। ये जो कोचिंग माफिया है ये हावी ना हो, इसलिए नियम बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि संतुलित है, लेकिन जो हमको लगता है जो लीक का प्रकरण है, जो भ्रष्टाचार का है, इसको तभी हटा सकते हैं जब हम तकनीकी समावेश ज्यादा करें, ह्यूमन एलिमेंट को हटा दें, जैसे कि जेईई की परीक्षा में होता है। बिल्कुल। तपोश जी मेरे साथ हैं। तपोश जी, देखिए तमाम तरह की चीज़ें हैं कि जो मंशा थी उसको तो ये ठीक बता रहे हैं। इनका कहना है कि भाई हर सरकारें चाहती है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, लेकिन लगातार अब पिछले अगर देखेंगे 1 महीने के अंदर जो ये घटनाएं घटी, इसमें
आपकी सरकार को किस तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया? क्या आपको वास्तव में लगता है कि अभी भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? भले ही नई शिक्षा नीति बना दी गई, भले ही नए निर्देश तमाम बोर्डों को जारी कर दिए गए, तमाम आयोगों को कहा गया, एजेंसियां गठित हुई, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन ही ठीक से नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन की एक बार फिर से जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आज पद्मिनी एकादशी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था फर्स्ट टाइम, तो उसकी भी देशवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, और नई शिक्षा नीति के साथ एनईपी के साथ नीट का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, और नीट के साथ जो उसके क्लैशेस दिखाए जा रहे हैं, और उसको जो है फेलियर और उसको उसके साथ जो देखा जा रहा है, तो देखिए नई शिक्षा नीति जो है उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी कोर्सेज, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा है। क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा है। स्किल बेस्ड करिकुलम में को पुश किया गया है उसमें, और डिजिटल कंटेंट ग्रोथ उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसमें फोकस बढ़े बच्चों का, उसमें जो है काम किया गया है। और ये CTET जो है, जो और जो टीचर एजुकेशन है, उस पर बहुत जोर दिया गया है, जिसमें कि 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड, बेटर टीचर ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, इसको बढ़ावा दिया गया है। अब देखिए, हमारे टीचर्स स्ट्रांग रहेंगे तभी तो बच्चे भी स्ट्रांग रहेंगे, और उसमें जो है चेंजेस आएगा। जो एक ट्रेडिशनल तरीके से 10+, देखिए अभी हमारे जो प्रोफेसर महोदय हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कोचिंग माफिया, तो कोचिंग माफिया क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो फोकस्ड एजुकेशन नहीं हो पाता है, जो कि उनको बच्चों को बाद में जाके फिर से कोचिंग में लेना पड़ता है। तो 10+2 के सिस्टम को ख़त्म किया गया, और 5+3+3+4 का मॉडल अपनाया गया। 5 क्या है कि फाउंडेशनल ट्रेनिंग हो, फाउंडेशनल एजुकेशन होगा 3 से 8 वर्षों के बीच में, और प्रिपरेटरी रहेगा 8 से 11 वर्षों के बीच में, और मिडिल एज जो है, मिडिल लेवल की जो है, उसमें होगा 11 से 14 साल, और सेकेंडरी में 14 से 18 साल।